नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ में हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। केरल में मानसून का स्वागत, कई इलाकों में भारी बारिश, सूखा पड़ा तो केंद्र सरकार डीजल, बिजली और बीज पर देगी सब्सिडी। एनएससीएन समेत 4 संगठनों ने मणिपुर हमले में ली जिम्मेदारी। उग्रवादियों की धरपकड़ के लिए सघन अभियान, एनआईए करेगी जांच। भारत न्यूजीलैंड में सहयोग के लिए बनेगा रोड मैप, रक्षा क्षेत्र से मिलकर उत्पादन पर जोर, आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्य समूह। मैगी नूडल्स की देश भर में बिक्री, उत्पादन और आयात पर पाबंदी, 9 किस्मों में मिले हानिकारक रसायन, नेस्ले ने आरोपों से किया इनकार। कल बांग्लादेश जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भूमि सीमा समझौता, रेल संपर्क और कारोबार पर जोर। और आइए देखते हैं हमारी आज की पहली खबर। और लंबे इंतजार के बाद मानसून आज केरल के तटों पर पहुंच चुका है। राज्य के 7 हिस्सों में अच्छी बारिश की खबरें हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि देश के बाकी राज्यों में भी जल्द ही दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंच जाएगा। इस बीच कमजोर मानसून के मद्देनजर केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने किसानों की हर संभव मदद का भरोसा दिया है। इससे पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी कहा था कि खराब बारिश के निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। समुद्र की इन लहरों को शायद मानसून की इसी आमद का इंतजार था। 4 दिन देरी से ही सही, मानसून ने केरल में दस्तक दे दी है। इसके साथ ही देश में बारिश के मौसम का आगाज हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसूनी फिजाओं ने अब रफ्तार पकड़ ली है और जल्द ही ये देश के बाकी हिस्सों को भी तरबतर कर देगी। अपनी गति में बढ़ता मानसून अगले 48 घंटों में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पहुंचेगा। वहीं 2-3 दिन के भीतर ये पूर्वोत्तर राज्यों में पहुंच सकता है। इस बीच मुंबई समेत देश के कुछ हिस्सों में मानसून से पहले की बारिश हुई। बहुत अच्छा ऑनसेट हुआ है। पूरा केरला में फेयरली वाइड स्प्रेड रेन हुई है और आज हमने पूरा एंटायर केरला को कवर कर लिया और मानसून सदर्न कर्नाटका को भी टच कर गया है। कमजोर मानसून के अनुमान के बीच हालात से निपटने के लिए सरकार ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। कृषि मंत्री ने कहा है कि सब्सिडी के जरिए किसानों की पूरी मदद की जाएगी। बिजली चालित पंपों को और उस पर हम कुछ रियायत भी देते हैं, डीजल पर भी रियायत, तो अलग विषय है। डीजल पर रियायत दी थी। हाँ दी थी, हाँ बिल्कुल डीजल पर, बीज पर, चारा पर, सब पर राज्य सहायता देंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी सरकार की तरफ से पूरी तैयारी की बात कही है। As far as inflationary trends are concerned, by and large, on account of the food management and the extent of stocks we have, we've kept it under control. साइंस के अंदर हर चीज का आंसर है, लेकिन जो इंडस्ट्रीज है उनको भी कंट्रोल करके रखने के लिए जो कायदा, कानून, नियम, इन सब चीजों का भी ठीक प्रकार से इस्तेमाल करना होगा। उधर देश के कई राज्यों में अच्छी बारिश के लिए किसान प्रार्थना कर रहे हैं। जब मानसून नहीं बनता तब तक हम लोग यही काम करते हैं। तो ये मानसून पूजन हवन हम लोग करते हैं, मांगते हैं, इसका हवन पूजन किया जाता है, भगवान की दुआएं लगाई जाती हैं कि पानी गिरे तो हम लोगों की अच्छी पैदावार बढ़े। हम लोग किसान आदमी, हम लोग परेशान हैं। मौसम विभाग ने मार्च के महीने में 93% बारिश का अनुमान जताया था। बाद में एल नीनो के असर के चलते इसे बदलकर 88% कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे मसले पर बातचीत करेंगे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं गार्गी परसाई, जो कि नजर रखती हैं खासतौर पर अगर मैं कहूं एग्रीकल्चर सेक्टर को। गार्गी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं कहूं कि मानसून को लेकर पिछले अगर मैं 4 दिनों की बात करूं, सरकार की चिंताएं खासी दिख रही हैं। 3 मंत्री अब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ ये बता रहे हैं कि कम आ रहा है, कुछ ये कह रहे हैं कि नहीं, उसके बावजूद फर्क नहीं पड़ेगा। सरकार की गंभीरता इससे किस तरह की दिखती है? देखिए, मॉनसून की जो प्रेडिक्शन दी है, पहले जो प्रेडिक्शन आई थी, सबसे पहले आईएमडी की जो प्रेडिक्शन आई थी, उसमें लग रहा था कि थोड़ा बहुत बिलो नॉर्मल होगा। लेकिन उसके बाद डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि मंत्री हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, उन्होंने कहा कि 12% डेफिसिट होने की उम्मीद लग रही है।
कुल मिला के अगर आप देखें, उसके बाद अरुण जेटली जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये कहने के लिए कि नहीं हमारी तैयारी है। कृषि मंत्री ने अपने 1 साल के उसमें भी कहा, और आज भी एक रिव्यू मीटिंग ली है जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी पूरी तरह से तैयारी है। तो 2 चीजें इसमें तो साफ नजर आती। एक तो मानसून ये वाला हमारे लिए खरीफ का बहुत ही क्रूशल होता है, क्योंकि 60% जो हमारे किसान हैं वो इसी बारिश पे निर्भर है। जरूर ये नॉर्थ वेस्ट के कुछ स्टेट्स जैसे पंजाब, हरियाणा, जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि हमारे पास वो इरिगेटेड एरियाज हैं, ये सही बात है, इरिगेटेड है। पर पिछले सालों से अगर आप एक ट्रेंड देखें तो जो महाराष्ट्र बहुत सफर कर रहा है, आंध्र प्रदेश में बहुत बुरा रहा, गुजरात में भी बुरा रहा, मध्य प्रदेश में भी बुरा। और ये जो स्टेट्स हैं, मध्य प्रदेश ने अभी अपनी काफी प्रोडक्टिविटी अपनी बढ़ाई है। इन स्टेट्स को हिट करना मतलब कि काफी ज्यादा उसका इम्पैक्ट होगा। अमूमन क्या है, सरकारें बताती नहीं थी कि कितना प्रतिशत मानसून कम होने जा रहा है, लेकिन इस बार इस सरकार ने आते से खुलासा कर दिया। इसकी 2-3 चिंताएं इसलिए ये भी बनती हैं, किसान बोए कि नहीं बोए। अगर बोएगा तो क्रेडिट लेके बोएगा, उस क्रेडिट का अगर उसकी फसल बारिश कैसे बढ़ी, जैसे कि वित्त मंत्री जी ने कहा कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा, काफी कुछ इस पे भी निर्भर करता है। इंटेंसिटी क्या रहेगी, डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा। और अगर आपको याद हो तो पिछले साल भी मोर और लेस यही स्थिति बन पड़ी थी। मानसून 5 तारीख को आया था, और उसके बाद कुछ सालों से हम देख रहे हैं आता है, डिले हो जाता है, उसके बाद में जब खत्म होने की बारी आती तब वर्षा ज्यादा होती है, तो ये चलता है और अनइवन मैं कहूं कि बारिश रहती है, अनइवन रहती है। तो इस बार भी यही स्थिति सी बनती सी लग रही है। बाकी सरकार ये दिखाना चाह रही है कि हम तैयार हैं और इस पे कोई इन्फ्लेशनरी या महंगाई पे कुछ असर नहीं पड़ेगा। लेकिन ये गर्गी, क्योंकि पूरा का पूरा फोकस जो है सरकार का विकास दर को लेकर है, जिसमें कृषि सेक्टर की बात करूं, पिछले साल के हाल जो आंकड़े हैं बहुत ही निराशाजनक हैं। लेकिन जिस तरीके से राज्यों की तैयारियां हैं या फिर जो राज्यों की मांग रही है इस मसले को लेकर, आपको लगता है कि वहां पर जो कोऑर्डिनेशन दिखता था या दिखना चाहिए, असल में वो लैग करता रहा है और वो सबसे बड़ी चेन है जहां पर काम होना चाहिए? स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन में मुझे नहीं लगता कि जो रिलीफ के जो फैक्टर्स हैं उसमें सरकारें पीछे रही हैं। इम्प्लीमेंटेशन में जरूर देरी हुई है या उस ढंग से नहीं हुआ जिस ढंग से होना चाहिए। उतनी जल्दी, जितनी जल्दी किसानों के पास जाना चाहिए, उतनी जल्दी रिलीफ मेजर्स, जैसे कि आपने अभी पिछले रबी में देखा, बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई और फसलें काफी खराब हुई, तो किसान काफी हद तक स्ट्रेस में रहे। उन तक जो मदद पहुंचनी चाहिए थी वो नहीं पहुंची। बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए कि हमने ये बढ़ा दिया, वो बढ़ा दिया, पर ठीक है, वो सब किया आपने, बहुत अच्छा किया, लेकिन किसान तक पहुंचा कि नहीं, इसकी मॉनिटरिंग नहीं होती है। आपने देखा होगा हरियाणा और यूपी जैसे 2 स्टेट्स में किसानों को 100-100 रुपए के चेक्स मिले हैं, और कई इलाके जहाँ पर अब तक चेक नहीं मिले, जहाँ अब तक चेक्स नहीं मिले। दूसरा, आपने जो विकास दर की बात की, तो विकास दर की एक चिंता इसलिए भी बनी हुई है कि पिछले खरीफ में भी हमें प्रोडक्शन में, उत्पादकता में हमें नुकसान हुआ था। करीब 9 मिलियन टन, जिसे हम 90 लाख टन कहेंगे, फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन में कमी आई थी। रबी में भी अगर आप देखेंगे, जो कि गेहूं का बुआई का समय है, उसमें भी 5 मिलियन टन की कमी आई है। तो आप कुल मिला के लिए देख लीजिए कि 13, 14, 15 मिलियन टन की जो हमें कमी आई है, उसका तो विकास दर पे असर होगा ही। बाकी जैसे अभी कृषि मंत्री ने कहा कि फिशरीज में या डेयरिंग में जो विकास दर है वो 5.5% रही है, तो वो हमेशा एग्रीकल्चर सेक्टर का जो विकास दर देखा जाता है वो फिशरीज, हॉर्टिकल्चर और डेयरिंग के कारण उसमें छुप जाता है कि गेहूं और चावल का विकास दर इतना नहीं है। तो वो कुल मिला के हमें विकास दर काफी इंप्रेसिव नजर आता है। और सरकार, या मैं कहूं कि कृषि मंत्री ने जो बातें कही है कि अगर सूखा पड़ता है या फिर बारिश कम होती है, तो जो उन्होंने रिलीफ की बात कही है कि डीजल सब्सिडी रेट पर मिल जाएगा, नए तरीके के बीज बांटे जाएंगे, ये जो तमाम मैं कहूं कि इंस्ट्रूमेंट हैं, ये कितने कारगर होते हैं वाकई, या फिर यहाँ पर भी वही समस्या है कि आखिरी किसान तक वाकई ये पहुंचेगा कब?
नहीं, ये काफी कारगर रहते हैं और ये 2-3 साल पहले जब सूखे की स्थिति आई थी तो बिहार सरकार ने इसकी मांग की थी कि डीजल पे खर्चा ज्यादा हो रहा है और 50% डीजल पे सब्सिडी दी जाए या ज्यादा, और पंजाब के किसानों ने भी मांग की थी और ये दिया गया था और इसका असर होता है क्योंकि आपको उतना ही ज्यादा डीजल यूज करना पड़ा। अगर आप पंप भी यूज कर रहे हैं, अपना ट्यूबवेल वगैरह भी यूज कर रहे हैं जहाँ इरिगेटेड है, तो वहां आपको ज्यादा डीजल, तो उसका आपका खर्चा बढ़ता है। ये सब चीजों का जो रिलेशनशिप है वो इनपुट कॉस्ट से है। हर चीज में ये कोशिश की जाती है कि इनपुट कॉस्ट, आप देख ही रहे हैं पिछले सालों में कि इनपुट कॉस्ट के मुताबिक किसानों को रेम्यूनरेटिव प्राइस नहीं मिल रहा है। जितना वो खर्च कर रहे हैं, जितनी उनकी लागत लग रही है उससे भी कम या उसके बराबर ही उन्हें मिल पाता है। तो ये सारी जो स्टेप्स होते हैं वो इसलिए होते हैं कि इनपुट कॉस्ट भी कम हो। और जैसे कि मैंने पहले जिक्र करा कि किसान हमेशा ऋण लेके ही बोता है, चाहे अपना बीज पे करे, फर्टिलाइजर पे करे, डीजल पे करे। तो सरकार ने कुछ स्टेप्स अनाउंस करे हैं। उन्होंने फर्टिलाइजर भी कह दिया आगे से कि हमने इतना 90 लाख टन हमने मुहैया करा दिया है और हमने बीज भी 105 लाख टन हमने बीज अवेलेबल करे हैं। अब यह है कि देखना पड़ेगा कि मॉनसून कैसे चलता है, किसान को क्या चाहिए, वो क्या बोना चाहता है, बो के दोबारा बोना पड़ रहा है या कि आपको शॉर्ट ड्यूरेशन के सीड्स देने पड़ रहे हैं और ऑल्टरनेटिव सीड्स देने पड़ रहे हैं। ये स्थिति अभी बनते बनते बनेगी और तब समझ आएगा कि आखिर करना क्या और सरकार करने में कितनी सक्षम, मदद कितनी दे रही है। लेकिन शुरुआती जो स्टेप है, मैं कहूँ कि जो इनिशिएट सरकार की ओर से, वो फिलहाल पॉजिटिव दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी चर्चा में जोड़ने के लिए। तो ये थी हमारी पहली खबर और बात ब्रेक के उस पार बात होगी कुछ अहम खबरों की, साथ ही साथ बात मणिपुर की, जहां पर उग्रवादी हमले के बाद सेना ने ऑपरेशन शुरू किया है। बढ़ती सुविधाएं, बढ़ता खतरा, विकास की दौड़ में पर्यावरण पर खतरा। कितने जागरूक, कितने जिम्मेदार। देखिए देश देशांतर विश्व पर्यावरण दिवस आज रात 8:30 बजे। मणिपुर के चंदेल जिले में हुए उग्रवादी हमले के बाद सेना और असम राइफल्स ने इलाके में व्यापक तलाशी अभियान छेड़ दिया है। सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग ने भी घटनास्थल का दौरा किया। इस बीच पूर्वोत्तर के उग्रवादी संगठन NSCN खापलांगुट ने हमले की जिम्मेदारी ले ली है। म्यांमार सीमा के नजदीक कल सुबह सेना के गश्ती दल पर हुए हमले में 6 डोगरा रेजिमेंट के 18 जवान शहीद हो गए थे। मामले की जांच NIA को सौंपी गई है। सेना के जवानों पर हमला करने वाले उग्रवादियों की धरपकड़ के लिए म्यांमार सीमा के नजदीक मणिपुर के पारालोंग, चरोंग, मोल्तू सहित कई अन्य इलाकों में खोजी अभियान चलाया गया है। सेना प्रमुख दलबीर सिंह सुहाग ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और कई निर्देश भी दिए। मणिपुर सरकार ने भी पूरे सहयोग की बात कही है। Any possible assistance from the side of state government. पूर्वोत्तर के उग्रवादी संगठन NSCN खापलांगुट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। बारूदी सुरंगों, रॉकेटों और स्वचालित हथियारों से हुए इस हमले के पीछे कई दूसरे संगठनों पर भी शक जताया जा रहा है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि ऐसे आतंकी हमलों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। सरकार ने भी अब ऐसी घटनाएं नहीं होने देने की बात कही है। जो विकास कार्य हैं डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं डोनर में, उन पर भी एक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जब भी कहीं हिंसा होती है, शांति भंग होती है। इसलिए हमारा भी दायित्व बनता है कि हम पूरा सहयोग दें, योगदान दें। और गृह मंत्रालय की ओर से हमें आश्वस्त किया गया है कि आने वाले समय में भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को कैसा रोका जाए, इस प्रकार की एक सकारात्मक योजना बनाई जाएगी। हमले में शहीद हुए सैनिकों के शवों को भी उनके घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। गुरुवार को मणिपुर के चंदेल जिले में सेना के काफिले पर घात लगाकर हुए हमले में 18 जवान शहीद हुए थे और 11 घायल हो गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत और नीदरलैंड ने आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त कार्यबल बनाने का फैसला किया है। दिल्ली में नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रुटे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई शिखर वार्ता में इस पर सहमति बनी है। इसके साथ ही दोनों देश बुनियादी ढांचे, निवेश, कृषि और अक्षय ऊर्जा समेत कई क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए रोड मैप भी तैयार किया है।
3 दिन की भारत यात्रा में दिल्ली पहुंचे नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री मार्क रूटे ने शुक्रवार को हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के अलावा क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बात की। इसके बाद दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक हुई। इसके बाद साझा बयान में प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद से मिलकर मुकाबला करेंगे। We agreed that we both stand to benefit from closer bilateral and multilateral cooperation, including in areas such as countering terrorism and extremism, defense, maritime security, and cyber security. We have agreed to set up a joint working group on counter-terrorism, which will hold its first meeting on 19th June. दोनों देशों ने बुनियादी ढांचे, शिपिंग, पोर्ट, जलमार्ग के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। इसके अलावा अक्षय ऊर्जा, विज्ञान और तकनीक के अलावा स्वास्थ्य और खेल के क्षेत्र में मिलकर काम करने पर सहमत हुए हैं। प्रधानमंत्री ने नीदरलैंड से आने वाले सैलानियों के लिए ई वीजा देने का ऐलान किया। वहीं नीदरलैंड्स ने मेक इन इंडिया और रक्षा क्षेत्र में भागीदारी बढ़ाने की बात कही है। Prime Minister Modi has ambitious plans for economic growth and has announced major initiatives like Make in India and Clean India. The Netherlands is a key partner in helping India achieve these goals and to learn from India so that we also can apply these lessons in the Netherlands. Indeed, our two nations have long-standing ties. मार्क रुट्टे शनिवार को 2008 के मुंबई हमलों में शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे और कॉर्पोरेट जगत के सीईओ से मुलाकात करेंगे। वे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करेंगे और कुछ समझौते भी होंगे। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बांग्लादेश यात्रा पर जाएंगे। 2 दिन की उनकी यात्रा में दोनों देशों के बीच आपसी संबंध और सहयोग बढ़ाने को लेकर कई समझौते होने की उम्मीद है। साथ ही भूमि सीमा समझौता लागू करने के लिए दस्तावेज पर भी हस्तांतरित किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी आज रात बांग्लादेश दौरे पर जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश यात्रा की सबसे अहम उपलब्धि दोनों देशों के बीच भूमि सीमा समझौते को लागू करना है। बांग्लादेश ने पहले ही इस समझौते को अपनी संसद से पारित करा दिया था। पिछले सत्र में भारतीय संसद ने भी इसे पास कर दिया था। Those people who wish to go to the country of origin, nationality, whatever you call it, will move. So when we actually do that exchange of the instruments of ratification, at that time we will make public what are the modalities to deal with the consequences of the implementation of the land boundary agreement and the protocol. दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस के 2 सांसदों अंबिका सोनी और कुमारी शैलजा के बंगला खाली करने के केंद्र सरकार के नोटिस पर 2 जुलाई तक के लिए रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्या ये बंगले राज्यसभा सचिवालय के पूल में आते हैं। कोर्ट ने केंद्रीय शहरी विकास मंत्री को नोटिस का जवाब देने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 2 जुलाई को होगी। बीते महीने केंद्र सरकार की ओर से 10 जून से पहले दोनों नेताओं को बंगला खाली करने का नोटिस भेजा गया। बंगलों से बेदखल किए जाने को लेकर अंबिका सोनी और कुमारी शैलजा ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। उनका कहना है कि बंगलों से बेदखल करना उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। केंद्र सरकार दोनों सांसदों को टाइप 8 की बजाय टाइप 7 बंगला दे रही थी। दोनों नेताओं का कहना है कि उन्हें मार्च 2014 में बंगले आवंटित किए गए थे और इसके तहत वो सांसद रहने या रिटायर्ड होने तक इन बंगलों में रह सकते हैं। देश भर के तमाम उच्च न्यायालयों में इस वक्त जजों के 366 पद खाली हैं। न्यायिक नियुक्ति आयोग कानून का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने से जजों की नियुक्तियों और तबादलों पर फैसला नहीं हो पा रहा और इससे लंबित मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है। आंकड़ों के मुताबिक देश के 24 हाई कोर्ट में करीब 45 लाख मामले इस वक्त लंबित हैं। पहले एक नजर देश के तमाम हाई कोर्ट में जजों के खाली पड़े पदों पर डालते हैं। देश में 24 हाई कोर्ट हैं जिनमें जजों के 1017 पद स्वीकृत हैं, लेकिन इसमें से 366 पद खाली पड़े हैं। कानून मंत्रालय के मुताबिक इलाहाबाद हाई कोर्ट में 80, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में 30, गुजरात हाई कोर्ट में 22 जजों की कमी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति और तबादलों की पुरानी कोलेजियम व्यवस्था को खत्म करके संसद ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन को मंजूरी दी थी।
लेकिन अब इसकी संवैधानिकता को ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई है, जिसके चलते नियुक्तियों पर ब्रेक लग गया है। गवर्नमेंट को ये कंसीडर करना चाहिए कि आज से 20 साल पहले जो भी सैंक्शन स्ट्रेंथ उन्होंने पारित किया है और आज की तारीख में पॉपुलेशन जिस ढंग से बढ़ा है, नंबर ऑफ लिटिगेशन बढ़ा है, तो सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ जजेज भी बढ़ाने पड़ेंगे। ये बढ़ाना ही उपाय है और कोई दूसरा उपाय है नहीं। बड़ी दिक्कत ये भी है कि रिटायर हो रहे जजों की जगह नई नियुक्तियां नहीं हो पा रही। जजों के पद खाली पड़े रहने का असर मुकदमों की सुनवाई पर भी पड़ा है। एक आंकड़े के मुताबिक देश के सभी 24 हाईकोर्ट में करीब 45 लाख मामले लंबित पड़े हैं। न्यायिक प्रतिक्रिया के ऊपर असर पड़ेगा, और ज्यादा डिले होगी केसेस के डिस्पोजल में, और ज्यादा एरियर्स बढ़ेंगे, तो जल्दी से जल्दी नियुक्ति होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि नियुक्ति आवश्यक होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी न्यायिक नियुक्ति आयोग कानून के सुप्रीम कोर्ट में लंबित रहने तक सिलेक्शन कमेटी की बैठक में हिस्सा लेने से मना कर चुके हैं। ये भी जजों की नियुक्ति के अटकने की बड़ी वजह है। एनजेएसी कानून के सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने की वजह से फिलहाल देश में उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में सीधा असर उस आम आदमी पर पड़ रहा है जो कि न्यायपालिका की तरफ टकटकी लगाकर न्याय का इंतजार कर रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द ही इसका कोई समाधान निकलेगा और न्यायपालिका तीव्र गति से जल्द ही विवाद निपटाने की स्थिति में होगी। कैमरामैन विजय सिंह के साथ दिल्ली से रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। और बात मैगी नूडल्स की, जहां पर निर्धारित मात्रा से ज्यादा में मिले एमएसजी और लेड के चलते सरकार ने इसकी बिक्री और उत्पादन के साथ आयात पर भी रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि मैगी ने लेबलिंग कानून का उल्लंघन किया है। उधर मैगी उत्पाद बनाने वाली नेस्ले कंपनी ने मैगी को पूरी तरह से सुरक्षित बताया। नेस्ले के सीईओ ने कहा है कि उपभोक्ताओं की आशंका दूर करने के लिए मैगी को वापस लेने का फैसला किया गया है। इस बीच पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र की जांच रिपोर्ट में मैगी को क्लीन चिट मिल गई है। फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मैगी नूडल्स को सेहत के लिए नुकसानदेह करार देते हुए मैगी के सभी 9 वेरिएंट्स की बिक्री, उत्पादन और इंपोर्ट पर रोक लगा दी है। एफएसएसएआई के मुताबिक कंपनी ने मैगी के पैकेटों पर नो एमएसजी का लेबल लगाकर ग्राहकों को गुमराह किया है। साथ ही कई उत्पादों की बिक्री से पहले इजाजत नहीं ली गई। जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के दृष्टि से जो रेगुलेशंस हैं उसका वायलेशन हुआ है, और इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि मैगी इंस्टेंट नूडल के जो 9 अप्रूव्ड प्रोडक्ट्स हैं वह मार्केट से रिकॉल कर लिए जाएं। दूसरी बात कि जो लेबलिंग स्टैंडर्ड्स के रेगुलेशन है, लेबलिंग रेगुलेशंस हैं, उसको मैगी ने फॉलो नहीं किया है। उधर मैगी उत्पाद बनाने वाली कंपनी नेस्ले की ओर से कंपनी के ग्लोबल सीईओ पॉल बुल्के ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई देने की कोशिश की। नेस्ले ने दावा किया है कि मैगी सेहत के लिए पूरी तरह सुरक्षित है और सभी परीक्षण मानकों में इसे सही पाया गया है। बुल्के ने कहा कि उपभोक्ताओं की आशंका को दूर करने के लिए मैगी को बाजार से वापस लेने का फैसला किया गया है। The Maggi noodles in India are safe for consumption. More than 100 years here in India to secure our first priority, safety and quality of our products. These results are conclusive for us. We want to share them with the authorities to clarify. I think this is a matter of clarification. घातक रसायनों की पुष्टि के बाद बीते कुछ दिनों में कई राज्यों ने मैगी की बिक्री पर जहां पाबंदी लगाई है, वहीं पश्चिम बंगाल सरकार की जांच में मैगी को क्लीन चिट दे दी गई है। हालांकि सिंगापुर और नेपाल जैसे देशों ने भारत से मैगी के आयात पर रोक लगा दी है। प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे विवाद पर देखिए हमारा खास कार्यक्रम सरोकार रविवार रात 8 बजे। और बात विश्व पर्यावरण दिवस की, और इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से ज्यादा पेड़ लगाने की अपील की। उन्होंने कहा कि भावी पीढ़ी के लिए पर्यावरण को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। बीते दशकों में पूरी दुनिया के सामने पर्यावरण संतुलन और इससे जुड़े मुद्दे अहम चुनौती बनकर उभरे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास में कदम का पेड़ लगाया। इस मौके पर पर्यावरण राज्य मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने पौधा लगाने को गर्व बताते हुए जनता से पेड़ लगाने की अपील की। हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए किया, हमारी जिम्मेवारी है आगे वाली पीढ़ियों के लिए हम कुछ करके जाएं।
हम ऐसी पृथ्वी न छोड़ें जिसके कारण हमारी भावी पीढ़ियां सांस तक न ले पाएं। पर्यावरण दिवस पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कई हस्तियों ने इस मौके पर वृक्षारोपण कर लोगों को पर्यावरण जागरूकता का संदेश दिया। पर्यावरण मंत्रालय ने शहरी वन योजना की शुरुआत भी की। पेड़ लगाकर इस मुहिम का प्रारंभ किया है। मुझे बहुत खुशी में यहाँ पे आया और मैंने पहला पेड़ लगाया। बीते दशकों में पर्यावरण असंतुलन के गंभीर नतीजे देखने को मिले हैं। कहीं बेमौसम बारिश और बाढ़ तो कहीं सूखे और हिमपात की शक्ल में तबाही हुई। कुल मिलाकर देखें तो जलवायु परिवर्तन, कार्बन उत्सर्जन, ग्लोबल वार्मिंग जैसे पर्यावरण से जुड़े मुद्दे पूरी दुनिया के सामने बड़ी चुनौती हैं। कुदरत एक तरफ जहां अपनी नेमतों से हमारी परवरिश करती है, वहीं हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम इसके संरक्षण को तरजीह दें। पर्यावरण संरक्षण वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है, क्योंकि पृथ्वी ही वो जगह है जहां हमें और हमारी पीढ़ियों को रहना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।